इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान से मैं यही कामना करता हूं कि 2023 में आप लोग जो है क्या हो जाएं, सेलेक्ट हो जाएं, कहीं न कहीं आप लोगों को जॉब मिल जाए और अपने आप मुकाम पर पहुंच जाएं। ठीक है, जिसके लिए आप इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट जो है। ठीक है, सीटेट का हमारा दूसरा नहीं चौथा है। ठीक है, चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ईवीएस का है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती भूमिवर्ती चारों ओर यानी भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह? बताइए कहाँ पे कह रहा है, पूर्ववर्ती कह रहा है। ठीक है, तो हमारा बताइए पूर्ववर्ती कौन होगा, ये हमारा रहा, ऐसे मैप बनता है। ठीक है, इंडिया का नीचे वाला, इस साइड को हम क्या कहते हैं, पूर्वी तट। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्वी तट। इधर की इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी तट। ठीक, पश्चिमी तट। इधर कौन कौन से बंदरगाह होते हैं, चेन्नई होता है, चेन्नई, चेन्नई, पारादीप, पारादीप, पारादीप। ठीक, पारादीप। और कौन होता है, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। ठीक है, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, ये सब हमारे क्या होते हैं, यहाँ के पूर्वी तट के बंदरगाह है। ठीक है, याद हो गया ना कौन कौन से, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी हमारे क्या पूर्वी तट के। लेकिन इसमें से सबसे गहरा कौन सा है, तो सबसे गहरा जो हमारा कौन सा, विशाखापट्टनम है। ठीक, कहाँ है, विशाखापट्टनम, जो पड़ता कहाँ पे है बताइए, ये हमारा जो कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में। ठीक, याद रहेगा ना कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती। ये भी याद रखना होगा आप लोगों को, अमरावती। ठीक है, अमरावती इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक, अमरावती ही हमारा क्या 25वां हाई कोर्ट भी निर्माण हुआ। 25 हमारे पूरे भारत का जो 25वें नंबर का जो हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, वो कहाँ पे हुआ है, अमरावती में हुआ है। याद रहेगा ना। चलें आगे, यह माल के लिए निर्यात की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 122। 122 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी है? तो वो हमारी गैस कौन सी है बताइए, तो हमारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे क्या करती है, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी, जिसका नाम क्या होता है, CO2, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला होता है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है, क्योंकि CO2 गैस के कण में बहुत ज़्यादा जो क्या होते हैं, समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। जो उसके कण होते हैं बहुत ज़्यादा समय तक जो हमारे वायुमंडल होता है उसमें क्या रहते हैं, बने रहते हैं। वायुमंडल में बहुत ज़्यादा समय तक इसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, बने रहते हैं। या कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, इसको देख लीजिए। इसका उत्सर्जन कहाँ, वाहनों से होता है। ठीक है, वाहनों के धुओं से होता है। ठीक है, वाहनों के धुओं से, जब हमारी गाड़ी चलती है उसके जो धुएं होते हैं, उससे घरेलू ईंधन से, जो घरेलू ईंधन हम लोग यूज करते हैं, घरेलू ईंधन से भी हमारी क्या होती है, गैस निकलती है वाली। ठीक है, घरेलू ईंधन से, तथा औद्योगिक संस्थान, जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान, कारखाने, इंडस्ट्री होते हैं, उसके जो धुएं से होते हैं, जो भट्ठे होते हैं, आप लोग गाँव में ईंट के भट्ठे वाले देखिए, ईंट जहाँ निर्माण होता है वहाँ से इस गैस का जो क्या होता है, रिसाव, मतलब क्या आती है, हमारे वातावरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा सा चले। ग्रीन हाउस गैस ऐसे कांच के घर होते हैं जिसकी जो दीवारें हरे रंग के कांच से क्या होती है बनी, जिसमें प्रकाश अंदर तो चला आता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता है। यह क्रिया जो है, यह प्रक्रिया जो हमारे ठंडे प्रदेशों में अपनाई जाती है, ताकि पौधों को उचित ताप मिल सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 बताएंगे आप, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए, जल प्रदूषण का मतलब जल को प्रदूषित, और औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कचरा, जो औद्योगिक कचरा होता है, जो नदियों में क्या लोग बहा देते हैं, फेंक देते हैं, ये तो है ही 100%। रेडियो धर्मी कचरा, या कृषि जनित कचरा, या खनन अपशिष्ट, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा क्या, खनन अपशिष्ट हमारा जो है, यह जल प्रदूषण को नहीं है, जल से इससे क्या होता है, प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 123 का डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट खनन अपशिष्ट जो होते हैं हमारे जल प्रदूषण नहीं है, जबकि अन्य सभी क्या हमारे जल प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। आगे आ जाइए, को देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आज आप लोग जो है कम से कम जो 2200 सब्सक्राइबर तो करा दीजिएगा शेयर करके। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर आज मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ। ठीक है, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मुझे भी कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छा वीडियो आप लोग शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर
124 भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी कौन करता? मतलब जो बाढ़ आती है, जैसे सबसे ज़्यादा बाढ़ हमारे किधर आती है, तो हमारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार, जो बिहार राज्य सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। बिहार राज्य आप जब देखेंगे तब बिहार में क्या आती है, हमेशा बाढ़ आती रहती है, ठीक है। तो जल प्रदूषण, जो वाटर पॉल्यूशन, सॉरी मैं बाढ़ की बात कर रहा हूँ, बाढ़, तो सबसे कौन इस चेतावनी को कौन केंद्रीय जल आयोग करता है, या फिर जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, तो कौन करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग हमारा क्या करता है, अलर्ट जारी करता है, चेतावनी जारी करता है, ठीक। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 125, ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है? कुछ लोग, जब मैं बीच में करा रहा था पॉलिटी से क्वेश्चन, तो लोग कह रहे थे सर ये पॉलिटी पढ़ा रहे हैं या पीछे क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया कि नहीं। जल संसाधन का रख रखाव होता है, स्कूलों का निर्माण होता है, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना होता है, तो इन सभी कार्यों को कौन करता है, एक ग्राम पंचायत का कार्य होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्राम पंचायत के सभी कार्य होते हैं, ठीक है। हमारी ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में बात करता है, तो आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, बताइए क्या है। जब पर्यावरण अपघटन के कारण जो उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरे होते हैं, उसमें कौन, भूस्खलन है, बाढ़ एवं सूखा है, वनों में अग्नि दुर्घटना है, या फिर कौन सा है, तो इसमें कौन सा, बाढ़ एवं सूखा है, ठीक है। क्या है, बाढ़ एवं सूखा जो है हमारे जो पर्यावरण अपघटन के कारण जो जलवायु क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सब हमारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये सब बाकी सब ये सब घटनाएं हमारे उसके अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 127 बता दीजिए, फटाफट बताइए आप लोग। 127, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित नहीं है? इंदिरा गांधी परियोजना, जो इंदिरा गांधी नहर है, जो भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, सॉरी सबसे लंबी नहर है, ठीक है, सबसे लंबी नहर है, ठीक है, सबसे लंबी क्या है, नहर है, ठीक, क्या है, सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है, ठीक, सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है इंदिरा। ये कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी जो है हमारी, कहाँ, पंजाब से दोनों नदियाँ क्या, ये हमारी नहर क्या करती है, निकलती है। इससे कौन सा राज्य, तो बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो पूछ रहा इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से है, तो हमारा राजस्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसको लाभान्वित करती है, राजस्थान को लाभान्वित करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 128 बता दीजिए। क्वेश्चन 128, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो जो हमारा जल के द्वारा जो जो रोग होता है उसको बोलते हैं अतिसार। अतिसार हमारा किसके द्वारा होता है, तो अतिसार एक हमारा जल जनित रोग है, जो दूषित जल के पीने से हमें डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलते हैं डायरिया, क्या बोलते हैं, डायरिया, ठीक है, डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जल जनित रोग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 129 बता दीजिए, फटाफट बताइए। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो पर्यावरणीय शिक्षा हम करते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है, तो इसका मेन उद्देश्य होता है क्या, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण हमारा मेन क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, पर्यावरण का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 बता दीजिए। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए? ग्रीन ओलंपियाड, मैंने इसको सीटेट में भर भर के पढ़ाया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। बताइए कौन सा करना चाहिए, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, या फिर कुछ और? तो क्या करना चाहिए, ग्रीन ओलंपियाड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ग्रीन ओलंपियाड, ठीक है। ग्रीन पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन हमारा टेरी, TERI जिसको बोलते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है। चले आगे आ जाइए, 131 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 जून को, क्योंकि इसी दिन जो है यूनाइटेड नेशन, UNEP, 1972 में UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसको UNEP बोलते हैं, ठीक। UNEP की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, याद रखेंगे आप लोग, किसकी स्थापना हुई थी, UNEP की, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 132 बताइए। 132 क्या कह रहा है कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है, बताइए। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना, या फिर जो
परीक्षा के माध्यम से, तो कौन सा, तो हमारा सबसे राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा सबसे सटीक होगा। बच्चों में रुचि और मानसिकता लाने के लिए उनके अंदर क्या रचनात्मक क्रियाकलापों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर आप 133 बताएंगे। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मूलभूत अधिकार जो होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का महिलाओं का सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताइए मूलभूत जो अधिकार होते हैं वो हमारे कौन होते हैं। तो मूल जो हमारे अधिकार आते हैं वो आर्टिकल 12 से हमारे किसके कितने होते हैं, तो 36 तक होते हैं। ठीक है, 36 की 35 तक होते हैं, बताइए 35 तक होते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कहते हैं मूल अधिकार आते हैं। ठीक है, आते हैं ना। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे क्या मूल अधिकार हैं। ठीक, इसमें कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अब भाग कौन सा है, भाग हमारा तीसरा है। ठीक है, भाग तीसरा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, जिससे हमारे कौन कौन से हो गए, समान अधिकार, शोषण के विरुद्ध हो गए अधिकार, समान धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अंत, ये सब सारी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब हमारे जो है नागरिकों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, मूल अधिकार है। ठीक, चलिए आगे बता दीजिए। 134 क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, 134 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा, इतिहास, राजनीतिक, भूगोल या व्यवसाय। तो व्यवसाय शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, व्यवसाय बाकी ये हमारे जो है इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल और प्लस इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र हमारा जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल है, NCF 2005 के अनुसार। NCF 2005 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, NCF भी अपने सीटेट में पढ़ा ही है। जो लोग हमसे सीटेट से जुड़े हैं उनका अच्छा नंबर आ रहा होगा। ठीक है, टेस्ट देने में अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है। बताइए अंकों के, योगा की, स्वास्थ्य की, संगीत की या उपरोक्त में से सभी। बताइए, तो उपरोक्त में से सभी की जो है अंक के आधार पर कोई टेस्ट आप नहीं ले सकते। अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जाती है जो तथ्य परक हो, मूल परक हो। पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती है। स्वास्थ्य, योग, संगीत, ये क्या है, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। क्या है, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। तो डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 136 बताइए इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। बताइए जल का विनाश यानी कि दुरुपयोग समस्या है, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जल का संरक्षण ये तो समस्या नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट। वनों की कटाई भी समस्या है, तो ये भी आंसर नहीं। भूमि अपरदन ये भी हमारी क्या है, समस्या, पर्यावरण की समस्या है, लेकिन जल संरक्षण हमारा पर्यावरण समस्या नहीं है, तो हमसे पूछा नहीं है, तो यही हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 137 बताएंगे आप। 137 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित मतलब इंटीग्रेटेड तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो कौन सा हमारा इसका राइट, तो हमारा ए बी पार्ट, जो हमारी पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। इस विषय में आप लोग क्या याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 138। चलिए बता दीजिए नीली क्रांति किससे संबंधित है। क्रांतियों से 100% क्वेश्चन रहेगा। तो नीली क्रांति हमारी किससे, मत्स्य उत्पादन से हमारी क्या है, नीली क्रांति है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से हमारी कौन सी, नीली। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति। ठीक है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति। ठीक, पुष्प उत्पादन किसके अंतर्गत आता है, बताइए। पुष्प उत्पादन जो होता है वह हमारा किसके अंतर्गत आता है। पुष्प उत्पादन के बारे में आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, हरित क्रांति हमारी क्या थी, फलों के हरित क्रांति जो होती है हमारी खाद्यान्न उत्पादन से होती है। इंद्रधनुष क्रांति तो सभी क्रांतियों को सम्मिलित का स्वरूप होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 139 बता दीजिए इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं। बताइए कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। भूमि है, धर्म है, समुदाय है, परिवार है। बताइए कौन सा एक मानव का घटक नहीं, मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। 139 तो हमारा बी पार्ट, ये जो हमारा धर्म आता है मानव का क्या है, एक मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, मानव पर्यावरण के घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बताइए। तो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा हो गया, समुदाय हो गया, जनसंख्या हो गया, परिवार तथा संचार आदि। जो धर्म है मानव पर्यावरण का घटक नहीं आता। ठीक है, 140 बताइए पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं। जब हमारा मैग्मा पिघल जाता है तो उसे जिस परत का मतलब जिस
हाँ, जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, आग्नेय। जब इसको रूपांतरित करके बनाया जाता है तो कौन सी चट्टान बनती है, रूपांतरित चट्टान बनती है। ठीक है, ठीक इन्हीं शैलों के मतलब इन्हीं शैलों को जब ताप दाब तथा अपर्दन से जो क्रिया करके रूपांतरित एवं अवसादित शैलों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी का और रूपांतरित दोनों शैलों का निर्माण आग्नेय शैलों से ही होता है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन 141 बता दीजिए। 141 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की घातक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट से बचाने का कार्य करता है। तो हमारी कौन सी गैस है, ओजोन। ओजोन परत हमें क्या करती है, ओजोन जो हमें समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनसे बचाने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 बताइए, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित मतलब संघनित कंडेंसेशन होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, बर्फ कहते हैं, वर्षा कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताइए। 142 का बताइए, 142 का बताइए। तो कौन सा राइट आंसर, तो वर्षा के रूप में कंडेंसेशन होकर के फिर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 143 बताइए, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, जो हमारी कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो कटीली झाड़ियाँ जो है गर्म तथा आर्द्र विश्वतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शीत, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं हमारे यहाँ जहाँ गर्म तथा कैसी होती हैं, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में ये क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। जहाँ गर्म तो होता ही है, जैसे हमारा क्या हो गया, राजस्थान, राजस्थान वाले एरिया में क्या पड़ती हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, राजस्थान होगा। ठीक है, ठीक, क्या होगा, राजस्थान। ठीक, तो हमारा इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बताएंगे आप 144 बताइए। 144 क्या कर रहा है कि स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है, स्वर्णिम रेशा के रूप में किसे जाना जाता है, बता दीजिए। कपास को स्वर्णिम रेशा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कपास, कपास उत्पादन में इसमें हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ठीक है, यही हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। रबर उत्पादन में कौन है, केरल, केरल में क्या किया जाता है, रबर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जूट उत्पादन में हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चाय उत्पादन में कौन है, असम है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चाय उत्पादन में कौन है, असम है। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर आप 145 बता दीजिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे शाम का तारा, भोर का तारा भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बृहस्पति को क्या कहता है, मतलब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, क्या है, उपग्रह हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 बता दीजिए, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमारा कौन है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, डी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर है। ठीक है, 4500 मीटर है। ठीक है, तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है एवं ऊंचाई वाला, सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्या है, पठार है। ठीक, या दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर के उत्तर में तक जो टकला माकन मरुस्थल है वहाँ तक क्या है, फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 147, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। मानव निर्मित जो मानव के द्वारा जो आपदाएं आती हैं उसे कौन सा उदाहरण, तो सुनामी जो क्या आती है, मानव निर्मित तो है नहीं, ये तो नेचुरल है, भूस्खलन भी, भूकंप भी, लेकिन जो रासायनिक आपदा होती है वह मानव निर्मित है। ठीक है, रासायनिक आपदा जो होती है वो मानव निर्मित होती है। आगे चलिए, ये तो कोई भी कर सकता है, कितना आसान क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग आज गुरुदक्षिणा देने के लिए तैयार हैं, मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइबर आज बढ़ाएंगे और शेयर भी करेंगे। भोपाल गैस आपदा के किस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है बताइए। तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल गैस आपदा हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। कब हुआ था, तो 1984 में। ठीक है, 1984 में यह क्या हुआ था, रिसाव, जिसको MIC भी के नाम से जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से। ठीक, चलिए, हजारों लोगों की इससे मृत्यु हो गई थी। आज के लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए 49 का बताइए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो बता दीजिए कौन सी है। तो हमारी नाइट्रोजन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस से इफेक्ट नहीं है, बाकी सभी हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं। जैसे CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस से, क्लोरोफ्लोरो हो गया, ये सब उससे हैं, प्रभावित हैं। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 150, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं बताइए। तो हमारे मैग्रो वन कहाँ पाया जाता है, जो हमारा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, मैग्रो वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपना प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।